हेलो 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 हेलो। स्वागत स्वागत। ऑडियो वीडियो ठीक ठाक। मेरी आवाज़ चलिए बढ़िया। सो आज आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। आज अपने को देखना है क्लाइमेटोलॉजी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। छोटी यूनिट है, आराम से हो जाएगा। जितना बताएं उतने उस पर ध्यान दीजिएगा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते। वो जो मार्किंग वाली बात है वो हम किसी और सेशन में कर लेंगे, ठीक है। उसका चिंता ना करिए। अपने एंड से आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, अपने एंड से उसको देखे रहिए। हम उसको समझा देंगे, उसमें कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है। हाय दीपा, स्वागत स्वागत। So I think most of you have joined now. Let's get started. So I think सबके पास सिलेबस होगा। उसमें अगर आप सिलेबस सबके पास होना चाहिए। इसमें अगर आप क्लाइमेटोलॉजी देखोगे तो देखिए इसमें क्या क्या है। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। एक मिनट, हम यहीं पे दिखाते हैं। कॉपी में ही नोट कर लिया सिलेबस पूरा। वाह। कि आई थिंक आप लोगों को मेरा ये दिख रहा होगा यहाँ पे। ये क्लाइमेटोलॉजी कंपोजिशन। चलो फाइनली सही है। सो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इंसुलेशन, हीट बजट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स, मॉइस्चर एंड प्रिसिपिटेशन, एयर मास एंड फ्रंट्स। दोस्तों आप लोग को अगर मेरा अनअकैडमी पे आप लेक्चर देख रहे हो तो ये मैंने मतलब पढ़ाया हुआ है, पूरा सिलेबस पढ़ाया है इधर क्लाइमेटोलॉजी का अगर देखा जाए। लेकिन इसमें थोड़ा और चीज़ें कहीं कहीं ऐड ऑन होंगी। चीज़ें तो वही रहेंगी बट कहीं ना कहीं ऐड ऑन होंगी थोड़ी बहुत। साइक्लोन हो गया, ओरिजिन, इसका मूवमेंट, एसोसिएटेड वेदर। फिर ये मेरे को यहाँ आपको पढ़ाना है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, कोपेन एंड थॉर्नथवाइट। ये आप लोगों के लिए यहाँ पे नया है, ये मैंने वहाँ नहीं पढ़ा है। ये मैंने नहीं पढ़ा है। तो कहने का मतलब है इतना ज़्यादा क्लाइमेटोलॉजी में है नहीं, छोटा यूनिट है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। हंसते खेलते इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ओशनोग्राफी पढ़ेंगे। ये भी इतना नहीं, ये भी छोटा है यूनिट। कन्फिग्रेशन ऑफ ओशन फ्लोर, सैलिनिटी, करंट्स, टाइड्स, डिपॉजिट, कोरल रीफ्स, बहुत आराम से हो जाएगा। ये जो पोर्शन है इकोसिस्टम वाला, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, इसको देखेंगे। चलिए, आई थिंक सिलेबस आपको समझा दिया मैंने। चलिए क्लाइमेटोलॉजी शुरू करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे इसमें? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है, ये सारी बातें, क्या क्या प्रोसेस होती हैं, क्या क्या एलिमेंट हैं वेदर का, क्लाइमेट का। एक ही होता है। इसी में हम लोग प्रेसिपिटेशन देखेंगे, प्रेसिपिटेशन। फिर दोस्तों इसी में क्लाइमेट चेंज भी है इंक्लूडेड, क्लाइमेट चेंज। इसके बाद एक्सट्रीम इवेंट्स, एक्सट्रीम इवेंट्स, एक्सट्रीम इवेंट्स की बात करी जाए, साइक्लोन्स एक्सेट्रा।
साइक्लोन्स एक्सेट्रा। इसके बाद इसी में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड क्लाइमेटिक टाइप्स, क्लाइमेटिक टाइप्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है? एनवेलप ऑफ गैसेस, एनवेलप ऑफ गैसेस, एनवेलप ऑफ गैसेस है ये। इट इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ, इट इज ए पार्ट ऑफ द अर्थ। इट, ये अगर एटमॉस्फेयर की बात करी जाए तो कोई एक फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है कि यहां से समाप्त हो जाता है और ये खत्म हो जाता है, कोई फिक्स्ड बाउंड्री ऐसा है नहीं इसके इन्फ्लुएंस की। तो इन्फ्लुएंस ऑफ एटमॉस्फेयर, influence of atmosphere is no specific boundary, has no specific boundary, has no specific boundary for practical purpose। practical purpose के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं? for practical purpose we say that atmosphere ranges around 800 to 1000 किलोमीटर। एक रेंज ले लेते हैं कि यहाँ तक एटमॉस्फेयर है, यहाँ तक एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, एक रेंज ले लेते हैं। ओरिजिन की अगर बात करी जाए, बहुत जल्दी समझेंगे एटमॉस्फेयर का ओरिजिन। सो एटमॉस्फेयर वाज फाउंड मच लेटर, वाज फॉर्म्ड मच लेटर। अर्थ की एज की अगर बात करी जाए, अर्थ एज कितनी है? पहले हमने बताया आप लोग को, अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स। अर्थ की एज है अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स। तो इसके बाद बना है, इसके बाद बना है और बहुत ही चरणों में बना है। सो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ, present atmosphere is a product of three processes, the product of three processes। ये कौन कौन सी processes हैं? मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस की बात करी जाए, मैकेनिकल प्रोसेस का क्या मतलब है? मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब है कि आपका जो बात करें वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिज्म हुआ, आपका जो वॉल्केनिज्म हुआ उससे क्या हुआ ना, कई तरीके की गैसेस बाहर आई, कई तरह की गैस है फॉर्म्ड के बाद, फॉर्म्ड मच लेटर, कई तरह की गैसेस बाहर आई वॉल्केनिज्म से। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आई आपकी, सल्फर आई, कार्बन, इससे रिलेटेड जो गैसेस हैं वो बाहर आई। इस प्रक्रिया को बोलते हैं डी गैसिंग, डी गैसिंग, डी गैसिंग। इसके बाद अगर बात करी जाए केमिकल प्रोसेस की, तो केमिकल प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि ये जो गैसेस आई ये आपस में रिएक्ट करी और इससे नई तरीके की गैसेस बनी। जैसे कि आपका ओजोन फॉर्मेशन, ओजोन का फॉर्मेशन ऐसे ही हुआ है केमिकल प्रोसेस से, ओजोन का फॉर्मेशन। बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करी जाए, बायोलॉजिकल प्रोसेस से क्या मतलब है कि रेस्पिरेशन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, इससे ऑक्सीजन आई है, इससे ऑक्सीजन बढ़ी है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है। तो कहने का ये मतलब है जो हमारा आज का एटमॉस्फेयर है दोस्तों, वो कोई एक प्रोसेस के कारण नहीं बना है, इसमें नंबर ऑफ प्रोसेस चली हैं, नंबर ऑफ प्रोसेस ने वर्क किया है। मैकेनिकल, उन प्रोसेसेस को हम लोग तीन उसमें डिवाइड कर सकते हैं, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। मैकेनिकल में वॉल्केनिज्म हुआ, इसको डिगैसिंग भी बोलते हैं, जिससे गैसेस आई। केमिकल प्रोसेस से नई गैसेस बनी। बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करी जाए तो रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म के थ्रू यहाँ पे गैसेस सामने आई।
तो ये एक जनरल लेआउट था कि कैसे यहाँ पे प्रेजेंट एटमॉस्फेयर हमारा बन के सामने आता है। अब बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अपर्णा, यस। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कंपोजिशन की। कंपोजिशन, कंपोजिशन, सो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करी जाए तो यहाँ पे 8 चीजें हम लिखाने जा रहे हैं, 8। तो पहला है नाइट्रोजन, फर्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना परसेंटेज? 78% अप्रॉक्सीमेटली। सेकेंड इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अराउंड 21%। नेक्स्ट इज आर्गन, आर्गन, आर्गन इज अराउंड 0.93%। थोड़ा सीक्वेंस याद रखिएगा, प्रीलिम्स में भी पूछ लेता है, ठीक है, प्रीलिम्स में भी पूछ लेता है सीक्वेंस वाइज अगर अरेंज करना हो। CO2 का देखें तो 0.03%, 0.03% एटमॉस्फेयर में है। इसके बाद है ट्रेस गैसेस। दोस्तों ट्रेस गैसेस क्या होती हैं? ट्रेस गैसेस वो होती हैं बहुत वेरी 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 स्मॉल अमाउंट में पाई जाती हैं, उनको ट्रेस गैसेस बोलते हैं। इनको अगर आप देखो तो मतलब 0.00004% ऐसे पाई जाती हैं, 0.00005% ऐसा। तो इसी कैटेगरी में आपकी आती है ओजोन और हीलियम। ओजोन और हीलियम ट्रेस गैसेस हैं बहुत कम मात्रा में। इसके बाद कंपोजिशन की अगर बात करें तो डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, एरोसोल जिन्हें हम लोग कहते हैं, एरोसोल्स, एरोसोल्स। नेक्स्ट अगर बात करें क्या है, वाटर वेपर्स भी हैं दोस्तों, वाटर वेपर्स, ये वेदर को हमारे बहुत इफेक्ट करते हैं वाटर वेपर्स। ये एक वेरिएबल कंपोनेंट है, फिक्स नहीं है, वेरिएबल कंपोनेंट है, ये ध्यान रखना, लेकिन होता है, वेरिएबल कंपोनेंट है। इसके बाद बात करें, आइस क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, आइस क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये मैंने एक जनरल कंपोजिशन आप लोग को लिखा दिया एटमॉस्फेयर का, जनरल बता दिया। नाउ नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। डन। एनसीईआरटी में भी एटमॉस्फेयर है, हमने भी पढ़ा है ज्योग्राफी एनसीईआरटी, एनसीईआरटीज में भी एटमॉस्फेयर पे कंपोजिशन वगैरह उसमें है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा समझ रहे हो। तो बेसिक रीडिंग आप सबको करनी है, यस, बेसिक रीडिंग सबको करनी है। तो हाँ, अब क्या है, नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसमें कुछ बातें लिखिए, कुछ बातें लिखिए। पहली बात, एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर, एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर, मिक्सचर है ये, नॉट अ कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है ना, अलग अलग केमिकल्स मिलके एक हो जाते हैं, लेकिन मिक्सचर में एक सेग्रीगेशन दिखता है। सो एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर, मींस इट इज अ मैकेनिकल, इट इज अ मैकेनिकल एग्रीगेट ऑफ गैसेस, मैकेनिकल एग्रीगेट ऑफ गैसेस। सारी गैसेस मिलके एक गैस थोड़ी ना बना लेती है, सबका अपना अस्तित्व होता है। इट इज अ मैकेनिकल एग्रीगेट ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स, एंड डस्ट पार्टिकल्स। समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? ऑल गैसेस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ऑल गैसेस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, ये सब। पहली बात, एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर। दूसरी बात, बट द एटमॉस्फेयर is very thoroughly mixed, is very thoroughly mixed, and hence it behaves like a single unified gas, single unified gas within 80 kilometer, within 80 kilometer of atmosphere. The percentage of gases
the percentage of gases is almost fixed. मतलब क्या है, समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? जैसे ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ, ठीक है, ये मान लिया 80 किलोमीटर की रेंज है, 80 किलोमीटर, विद इन 80 किलोमीटर द एटमॉस्फेयर इज प्रॉपरली थॉरली मिक्स्ड, प्रॉपर मिक्सिंग है यहाँ तक। तो आप मतलब नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये एक सिंगल यूनिफाइड गैस की तरह आपको मिलेगा यहाँ पे। अरे अपने चारों ओर देख लो, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या नाइट्रोजन है, क्या कार्बन, क्या ऑक्सीजन, क्या सल्फर, थॉरली मिक्स्ड है। तो आप नहीं वो कर सकते हो। इसके ऊपर जाने लगोगे तब गैसेस कम होने लगेंगी, ये सब होगा तब। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट, एटमॉस्फेयर इज लेयर्ड बट नॉट इन टर्म्स ऑफ the molecular weight, not in terms of the molecular weight. The gases do not separate out, the gases do not separate out in accordance to their density. तो कैसे कैटेगराइजेशन हम लोग करते हैं? वेट के हिसाब से करते हैं। जैसे कि atmosphere is layered but not in terms of the molecular weight, the gases do not separate out in accordance to their density. देखो, ये एक तरीका है जो हम बता रहे हैं। ये अभी जब हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन्होंने यहाँ बहुत सिंपली कैसे कैटेगराइजेशन किया है। अबव 80 किलोमीटर, अबव 80 किलोमीटर देयर इज, ये जो बात लिखी गई है ना, 80 किलोमीटर के नीचे की बात लिखी गई है। ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट थर्ड में मैंने लिखा है, अभी एक डायग्राम बनाएंगे उससे समझ जाओगे। अबव 80 किलोमीटर देयर इज सम अमाउंट ऑफ सेग्रीगेशन, देयर इज सम अमाउंट ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि इससे नीचे एक होमोजेनस मिक्सचर रहता है ना गैसेस का। अबव 80 किलोमीटर देयर इज सम अमाउंट ऑफ सेग्रीगेशन अकॉर्डिंग टू देयर वेट, अकॉर्डिंग टू देयर वेट। देखो क्या कह रहा है, ये हम ले रहे हैं सरफेस, ये है मेरा 80 किलोमीटर तक का रेंज, 80 किलोमीटर तक का। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर मिक्सिंग है। यहाँ पे क्या है, वेरी वेरी गुड मिक्सिंग, वेरी वेरी गुड मिक्सिंग। फिर इसके ऊपर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे जो गैसेस हैं वो सेग्रीगेट होंगी अकॉर्डिंग टू देयर वेट। तो मतलब वेट के हिसाब से, जैसे मानते हैं हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन मतलब 14 + 14 28। फिर ऐसे ही अगर बात करी जाए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब 16 + 16 32, 32, ठीक है। फिर बात करी जाए CO2 मतलब 12, 6 कार्बन 12 + 32 44। तो ऐसे करके अगर बात करी जाए कि मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, तो फिर यहाँ पे हम लोग को सेग्रीगेशन एक देखने को मिलता है, बट इन आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म का मेरा ये मतलब है यहाँ पे कि अपने आयंस में फॉर्म में बटेंगी। ये आयंस का फॉर्म नहीं है दोस्तों, ये इट इज नॉट एन आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म में क्या होता है कि लेन देन हो जाता है, लेन देन हो जाता है। तो नाइट्रोजन का आयन होगा, ऑक्सीजन का आयन होगा, इसके ऊपर हीलियम, इसके ऊपर हाइड्रोजन, राइट, हाँ यस। तो ये उस हिसाब से हमें यहाँ पे सेग्रीगेशन देखने को मिलता है इनके आयनिक फॉर्म में। तो बस इतना समझ लीजिए, कहने का ये मतलब है 80 किलोमीटर के नीचे, 80 किलोमीटर के नीचे यहाँ पे हमें बहुत अच्छी मिक्सिंग देखने को मिलती है, उसके ऊपर एक सेग्रीगेशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर वेट। तो ये जो 80 किलोमीटर के नीचे है इसको बोलते हैं हम लोग होमोस्फेयर।
होमोस्फेयर, वेरी वेरी गुड मिक्सिंग, होमोस्फेयर। इसके ऊपर हेट्रोस्फेयर, HETERO, हेट्रोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सिंपल है, कुछ समझना नहीं। 80 किलोमीटर के नीचे होमोस्फेयर, उसके ऊपर हेट्रोस्फेयर, जहाँ पे एक तरीके का सेग्रीगेशन होगा। बस, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब आता है आपका लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये, क्योंकि ये टॉपिक मैंने छेड़ दिया है, तो अब साथ में ही समझ लो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हाँ, ये मैंने अनअकैडमी में पढ़ाया था, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। वही है, वही चीज़ है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हम लोग लेयरिंग 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। लेयरिंग कैन बी स्टडीड, लेयरिंग कैन बी स्टडीड इन 3 ways, इन 3 ways। एक है लेयरिंग अकॉर्डिंग टू दियर मॉलिक्यूलर वेट, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। C is temperature, temperature and rate of cooling and warming with height, rate of cooling and warming, cooling and warming with height, with height। मॉलिक्यूलर वेट वाला वही अभी जस्ट जो मैंने बताया आपको, वही है ये 80 किलोमीटर, ये होमोस्फेयर, वेरी वेरी गुड मिक्सिंग, समझ गए ना? ये इसके ऊपर हेट्रोस्फेयर, ये यही है मॉलिक्यूलर वेट वाला। सो यहाँ पे क्या है होमोस्फेयर में? नो लेयरिंग, नो लेयरिंग, क्योंकि गुड मिक्सिंग है ना, तो कोई लेयरिंग नहीं, तो बात ही खत्म। बात करते हैं अब डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, या ले पे डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसको कैसे बांटेंगे हम लोग? बी, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर की अगर बात करी जाए तो इसमें लिखिए एटमॉस्फेयर इज गैसियस लार्जली। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, गैसियस है। हाँ, तो गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, यस, डिसकंप्रेसिबल, डिसकंप्रेसिबल क्योंकि गैसियस है, कंप्रेसिबल है। फिर गैसेस हैव वेट आल्सो, गैसेस हैव वेट आल्सो, तो वेट है, कंप्रेसिबल है, तो देखो बहुत आराम से समझ जाओगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अपने को ये पता है क्या कि सी लेवल के पास ज़्यादातर सारी गैसेस प्रेजेंट रहेंगी, सी लेवल के पास ज़्यादातर सारी गैसेस प्रेजेंट रहेंगी। और जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते जाएंगे, हाइट इंक्रीज करते जाएंगे, जो हमारी गैसेस हैं वो कम होती जाएंगी, क्योंकि भारी गैसेस नीचे रहेंगी। मतलब समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये जैसे नीचे हैं हम लोग, तो यहाँ पे सारी गैसेस मिल जाएंगी, नाइट्रोजन मिल जाएंगी, ऑक्सीजन मिल जाएंगी। फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो थोड़ी और गैसेस कम होंगी। फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो हम लोग बोलते नहीं है रेरीफाइड एटमॉस्फेयर, रेरीफाइड एटमॉस्फेयर हो जाता है, गैसेस वगैरह कम पाई जाती हैं। तो आप लोग एक बात बताओ, सबसे ज्यादा जो प्रेशर होगा वो कहाँ होगा, सबसे नीचे कि सबसे ऊपर? बिलो की सबसे टॉप पे? सब नीचे होगा ना, बिल्कुल गुड। यहाँ पे अगर बात करी जाए, क्योंकि ये यहाँ पे जो गैसेस है ना वो ऊपर वाली गैसेस से भी पुश हो रही हैं, पुश हो रही हैं, ऊपर वाली जो गैसेस है वो इसको पुश कर रही है। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो सबसे ज्यादा होगा। वो कितना होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। फिर जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते जाएंगे, हमारा जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। फिर होता क्या है,
जब हम लोग एक हाइट अटेन कर लेते हैं जो है 5.6 किलोमीटर की, तो माना जाता है कि आधा दबाव हो जाता है। यहाँ माना जाता है 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर दोस्तों जैसे ही हम लोग 16 किलोमीटर की हाइट अचीव कर लेते हैं, 16 किलोमीटर की, तो यहाँ पे अपना जो प्रेशर है वो 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। तो एक अगर ग्राफ मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ यहाँ पे, इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँ, ये तो सबसे नीचे ये ऐसे कुछ जाता है, ये कुछ ऐसे जाता है। मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है, हाइट बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ही कम होता जा रहा है। तो मतलब क्या है, यहाँ ग्राफ में क्या आपको समझ में आ रहा है, एट सी लेवल, एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर एट 5.6 किलोमीटर, एट 5.6 किलोमीटर जो प्रेशर है हमारा कितना हो गया, 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। एट 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर की हाइट पर हम लोग जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा हो जाता है 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो और इससे ऊपर जाओगे 28-30 किलोमीटर तो 0.01 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। इसीलिए तो देखो जब फ्लाइट वगैरह में कैबिन प्रेशर एक मेंटेन किया जाता है। फ्लाइट वगैरह में अगर आप जाते हो, ट्रेवल करते हो, तो वहाँ पे कैबिन का एक पर्टिकुलर प्रेशर रहता है, अदरवाइज काम लग जाए। क्योंकि जैसे जैसे वेरिएशन होता है हाइट में, हाइट में जैसे जैसे जहाज का वेरिएशन होता है नीचे से और ऊपर धीरे धीरे जाता रहता है, उसी तरीके से वहाँ का प्रेशर भी मेंटेन किया जाता है, कैबिन का प्रेशर भी उसी तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो ये बात थी। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे रेरिफाइड होगा और यहाँ पे डेंस होगा, अगर डेंसिटी के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। नाउ नेक्स्ट इज लेयरिंग अकॉर्डिंग टू द सी, लेयरिंग अकॉर्डिंग टू द, और इसको मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, लेयरिंग अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ कूलिंग एंड वार्मिंग, रेट ऑफ कूलिंग एंड वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर विद विद हाइट, विद हाइट, इसको देखते हैं। तो ये हम लोग एनसीईआरटीज में हम लोग यही क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, पता है। देयर आर 4 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, 4 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यही एनसीईआरटी हम लोग को बताता है। देयर आर 4 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो पहले हमको बना लेने दो, फिर आप लोग बनाना। यहाँ पे है टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर। तो यहाँ क्या होता है, स्टार्टिंग में टेम्परेचर, जैसे जैसे ये हाइट है, ये इधर हाइट दिखा रहा है, ये हाइट है, हाइट। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, फिर और ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, और ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, और ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ये लाइन हटानी पड़ेगी। दिस, तो क्या इसमें बात है, यहाँ इसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में हम क्या देख रहे हैं, कूलिंग विद हाइट, कूलिंग विद हाइट। इसके ऊपर वाली लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर ये है वार्मिंग विद हाइट, वार्मिंग विद हाइट। इसके ऊपर मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर दोस्तों एक ट्रांजिशन है, ठीक है, मेसोस्फेयर एक ट्रांजिशन लेयर है, एक ट्रांजिशन जोन है, जो जो कि थर्मोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से सिंपली कनेक्ट करती है। थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर में क्या हो रहा है, वार्मिंग विद हाइट, वार्मिंग विद हाइट।
इस ट्रांजिशन लेयर में क्या हो रहा है? ट्रांजिशन लेयर में कूलिंग विद हाइट, कूलिंग विद हाइट। इतना बना लो जल्दी से, फिर बताओ। बहुत नई जानकारी आपको मिलेगी, बस अभी लिखते रहो। ओके, आई थिंक हो गया सबका। ठीक, आप कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। द ट्रोपोस्फियर इज हीटेड फ्रॉम बिलो, द ट्रोपोस्फियर इज heated from below, heated from below। heating is because of, काहे ये नीचे से काहे ये गर्म हो रहा है? heating is because of, heating is because of re-radiated heat, re-radiated heat, re-radiated heat from the earth's surface, from the अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से री रेडिएटेड हीट ऊपर जाती है, वो इस लेयर को गर्म करती है। नेक्स्ट, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर is heated from above, is heated from above। तो आपको ट्रोपोस्फेयर में एक बात समझ में आई सबको कि नहीं? नीचे ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि ये नीचे से हीट हो रहा है ना। एक तवे को देख लो, तवे को समझ लो, नीचे नीचे वो गर्म है, जैसे जैसे उसके ऊपर आते जाओगे कम गर्म होगा, कम गर्म होगा। तो ट्रोपोस्फेयर में ये जो ग्राफ है, ये समझ में आ गया क्यों ये हाइट के साथ कम हो रहा है? हाइट के साथ ये क्यों कम हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ सरफेस है ना, ये गर्म है, ये गर्म है, तो इसके जब जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे हम लोग, टेम्परेचर कम होता जाएगा। आसान है। स्ट्रेटोस्फेयर इज हीटेड फ्रॉम अबव, ऊपर से गर्म हो रही है। तो यहाँ पे ये क्यों गर्म होती है? क्योंकि यहाँ ओजोन प्रेजेंट है दोस्तों, सुना होगा आपने। ओजोन कैन एब्जॉर्ब यूवी रेज, कैन absorb UV rays coming from the sun, coming from the sun, yes। तो जाहिर सी बात है कि भैया गर्म तो हो जाएगी ये पट्टी। सो यूवी वाले की ये सॉरी ओजोन की अगर बात करें, जो 15 से 20 किलोमीटर टू, इसकी जो रेंज है मोटा मोटा वो बता रहे 30 से 35 किलोमीटर तक ओजोन पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, 15 से 20 से लेके 30 से 35 तक। थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर इज हीटेड फ्रॉम अबव, is heated from above। क्यों? क्योंकि इसमें दोस्तों आयंस होते हैं, आयंस कैन एब्जॉर्ब, आयंस कैन एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशंस, समझे? इसलिए यहाँ हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। आयंस, आयंस कैन एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन। मैंने बताया था वहाँ पे मेसोस्फेयर इज अ ट्रांजिशन जोन, एक ट्रांजिशन जोन है एक तरीके का। तो जब भी कोई बीच में बफर आएगा तो वहाँ पे चीज़ें नॉर्मल की तरफ होती हैं। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में हमने देखा था ना, टेम्परेचर बढ़ रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर नॉर्मल होने की तरफ जाता है, नॉर्मल होने की तरफ जाता है, फिर से वापस बढ़ेगा। अभी आपको और समझ में आ जाएगा। तो एक तरीके का ये कुछ है नहीं इसमें, बस ये जो अभी तक नीचे चेंज हुआ था उसको थोड़ा रिवर्स कर रहा है। तो ट्रांजिशन जोन है। द ट्रोपोस्फेरिक गैसेस, द ट्रोपोस्फेरिक गैसेस, पॉइंट लिख लो, द tropospheric gases and atmospheric constituents, constituents, they cannot absorb incoming radiation, they cannot absorb incoming radiations। The tropospheric gases and atmospheric constituents, they cannot absorb incoming radiations, incoming radiations। तो CO2 हो गया, अल्ट्रावायलेट, डस्ट एंड एरोसोल, ये एरोसोल्स, ये सारे के सारे जो
इनकमिंग रेडिएशन से उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ये नहीं एब्जॉर्ब करता है इनकमिंग रेडिएशंस को पूरी तरीके से। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसको हम और डिटेल में समझाएंगे जब हम आगे आपको एटमॉस्फेयर और खोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द रेट ऑफ कूलिंग विद हाइट, द रेट ऑफ कूलिंग विद हाइट is known as lapse rate. Lapse rate. Rate of cooling with height is known as lapse rate. ये कितना होता है in the troposphere? In the troposphere, the normal lapse rate is 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, नॉर्मल लैप्स रेट है। It is a kind of ideal lapse rate. रियलिटी में होता नहीं है, रियलिटी में होता नहीं है क्योंकि सर्कुलेशन हो रहा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग डेंसिटी है, टेम्परेचर है हर जगह का। तो एक जैसा आइडियल सिचुएशन में हम लोग मान सकते हैं ऐसा हो, लेकिन हर जगह पृथ्वी पे परिस्थितियां एक जैसी थोड़ी ना है, कहीं पे ठंडा है, कहीं पे गर्म है, कहीं पे सर्कुलेशन हो रहा है, कहीं पे कुछ और मूवमेंट हो रहा है। तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर हम लोग इन जनरल नहीं कह सकते हैं, बहुत आइडियल है। सो दिस इज काइंड ऑफ आइडियल लैप्स रेट, हाइपोथेटिकल जिसे हम लोग कह सकते हैं। सो हाइपोथेटिकल, रियलिटी में थोड़ी ना रहता है, हाइपोथेटिकल। तो फिर क्या होता है, एक्चुअल लैप्स रेट इज, क्या होता है, द एक्चुअल लैप्स रेट इज कॉल्ड, द एक्चुअल लैप्स रेट इज कॉल्ड environmental lapse rate. Environmental lapse rate, ELR, environmental lapse rate. And it varies, it varies. वहाँ पे फिक्स था ना, कोई भी सीजन हो, कोई भी सरफेस हो, तो सबके लिए वो फिक्स था। नॉर्मल लैप्स रेट, NLR, ये सबके लिए फिक्स था। लेकिन जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट होता है, हाँ दीपा क्या हो गया, इट वेरीज एंड इट इज नॉट अ फिक्स नंबर। ऊपर का दिखाना है, इट इज नॉट अ फिक्स नंबर। कहाँ रिपीट करें बताओ दीपा, क्या क्या चीज नहीं समझ में आई, क्या मिस किया आपने? द ट्रोपोस्फेरिक गैसेस एंड एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो ट्रोपोस्फेयर में पाई जाने वाली गैसेस हैं और जो एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एरोसोल, वाटर वेपर, ये सारी बातें, डस्ट, ये सारे के सारे इनकमिंग रेडिएशंस को नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ये सब नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं अपने, मतलब ये अलाउ कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं। जैसे ये CO2 गैस है, एटमॉस्फेयर में हमारे CO2 गैस है, तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आ रही हैं वो इनसे पास हो जाती हैं आराम से। ट्रैप क्या करती हैं, ये जो वापस से रेडिएटेड हीट होती है, ये ट्रैप कर लेते हैं, ये कुछ अमाउंट में ये ट्रैप कर लेते हैं, जो ये आउटगोइंग वेव्स है ये ट्रैप कर ले, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है। लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये बात थी यहाँ पे। हो गया सबका यहाँ तक? अब एक बात समझते हैं, अब एक बात समझते हैं, ओजोन नहीं रोकता कहाँ है, वो तो एक जो खास स्पेक्ट्रम है उसको एब्जॉर्ब करती है बस।
यूवी उसको एब्जॉर्ब करती, बाकी सब पास हो जाता है ना। ऐसे, हाँ ऐसे सोचना है, यस ऐसे। अभी हम आएंगे इस चीज पे जब हम हीट बजट पे डिस्कशन कराएंगे। अब एक बात समझो, अब एक बात समझो। अभी हमने आप लोग को क्या बताया, हमने आप लोग को एक बात बताई कि लेयरिंग ऑफ एटमॉस्फेयर में कि हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, फिर हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फिर हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, फिर हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये दोस्तों आइडियल कंडीशन है, ये दोस्तों आइडियल कंडीशन है। कैसे? कैसे? आप लोग को एक बात समझ में आनी चाहिए, क्या कि यहाँ पे अगर आप देखो तो जैसे ये टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज हो रहा है, फिर मतलब आप थोड़ा सा बढ़े नहीं कि ये इंक्रीज होने लगा। इन रियलिटी ऐसे थोड़े ना होता है, इन रियलिटी ऐसे थोड़े ना होता है। एक हाइट तक मेंटेन रहेगा ये टेम्परेचर। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे बात करो इन जनरल, इस तो होता क्या है, टेम्परेचर मान लो डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, लेकिन फिर एक कुछ हाइट तक ये मेंटेन रहेगा, ये मेंटेन रहेगा। सडन थोड़ी ना होता है, ब्रेक भी लगाओगे तो थोड़ा एक डिस्टेंस तक तो गाड़ी जाएगी, उसके बाद फिर रुकेगी, या फिर आप एक्सेलरेट कर रहे हो, आगे फिर ले रहे हो। मतलब एक जो इनर्शिया होता है वो तो थोड़े टाइम तक मेंटेन रहेगा ना। तो जैसे ये टेम्परेचर हाइट के साथ ड्रॉप होता जा रहा है, ड्रॉप होता जा रहा है, लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं इंक्रीज होने लग जाएगा हाइट बढ़ने के साथ। एक टाइम तक ये थोड़ा मेंटेन रहेगा, जहां पे टेम्परेचर एक टाइम तक कांस्टेंट रहेगा और हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी। फिर आप जब आओगे, फिर आप जब आओगे तो ये हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि अब हाइट ऊपर जा रही है तो टेम्परेचर ड्रॉप होने लग जाएगा, नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा पॉज होगा, थोड़ा ये पॉज होगा। मतलब क्या है, टेम्परेचर फिक्स रहेगा, और हाइट आप जाओगे तो टेम्परेचर वहां पे फिक्स रहेगा। फिर जब हम लोग और ऊपर आएंगे तब ये टेम्परेचर ड्रॉप होगा, तब ये टेम्परेचर ड्रॉप होगा। ऐसे ही फिर कुछ टाइम तक हाइट के साथ ये टेम्परेचर यहाँ फिक्स होगा, फिर यहाँ पे जाएंगे तो ये इंक्रीज होगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो हमने बात बताई है, यही कॉन्सेप्ट है पॉज का, जो ट्रोपोपॉज स्ट्रैटोपॉज नहीं बोलते हैं। तो ये रियलिटी है। जैसे ये आइडियल है तो ये रियलिटी है, ये रियल है। सो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज ये कॉन्सेप्ट है, ट्रोपोपॉज, स्ट्रैटोपॉज, मेसोपॉज का। पढ़ते आते हैं लेकिन कोई समझाता नहीं है, पढ़ते आते हैं ये चीज हम लोग, लेकिन कोई ऐसे समझाता नहीं है कि ये पॉज का मतलब क्या है। देखो पॉज लिखा है ना, पॉज, पॉज मतलब रुकना। तो क्या रुक गया है यहाँ, टेम्परेचर रुक गया है। हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर वही है। पॉज मतलब है जो टेम्परेचर में राइज और फॉल हो रहा है वो पॉज हो गया है। राइज और जो फॉल हो रहा है वो पॉज हो गया है। हो गया सबका? हाँ यस, यस बिल्कुल, डन। ओके बढ़िया। अब इसमें देखिए, पहले हमें बना लेने दो फिर बनाना। यहाँ पे है इक्वेटर, यहाँ पे आपका पोल्स, ट्रोपोस्फेयर, पोल्स के अराउंड इसकी जो हाइट है ऊपर 5 to 6 किलोमीटर,
यहाँ है 16 to 18 किलोमीटर इक्वेटर के पास। इसकी हाइट ये है आपका ट्रोपोस्फेयर। फिर ये आपकी हाइट है अराउंड 50 किलोमीटर, ये है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, फिर इसके ऊपर है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर ये हाइट 80 किलोमीटर तक। अस्सी किलोमीटर तक इसके ऊपर है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर ये 16 से 18 किलोमीटर यहाँ पे क्यों हो जाता है, मैंने आई थिंक पढ़ाया हुआ है, बिकॉज ऑफ दी कन्वेक्शन। सो देयर इज कन्वेक्शन, क्योंकि इक्वेटर है ना, इक्वेटर, इक्वेटर पे हवाएं गर्म होती हैं, वो ज्यादा हाइट तक ऊपर जाएंगी, राइट। ट्रोपोस्फेयर सॉरी पोल्स पे जो गैसेस होती हैं भारी होती हैं, 5 से 6 किलोमीटर पे वो आपको हाइट मिल जाएगी, राइट। तो आसान है। सो यहाँ पे हाइट क्यों ज्यादा हो रही है इक्वेटर पे, गैसेस ऊपर तक क्यों जा पा रही हैं, बिकॉज ऑफ दी देयर इज कन्वेक्शन। देयर इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, air gets thrown to higher heights. Air is thrown to higher heights. क्यों इतना ऊपर जा पा रही है, क्योंकि इक्वेटर रीजन है, सनलाइट यहाँ डायरेक्ट वर्टिकल पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी उसको आ जाएगी, गैसेस को ज्यादा ऊपर तक जा पाएंगी। नेक्स्ट लिखिए नोट करके, कन्वेक्शन सेल्स। कन्वेक्शन सेल्स तो यहाँ पे इक्वेटर पे भी हैं, पोल्स पे भी हैं, वो पूरा का पूरा है ना, तो उसको नहीं, उसको अभी ऐसे ना जोड़िए, लेकिन हाँ इक्वेटर पे जो राइजिंग एयर होती है वो यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे, तो एक अच्छी खासी डिस्टेंस तक जाती हैं, फिर वहां से डाइवर्ज होंगी 16 से 18 किलोमीटर। सो 5 से 6 किलोमीटर, 16 से 18 किलोमीटर, ये ट्रोपोस्फेयर। ये पूरी बात हो गई, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि आगे जब हम रॉसबी वेव्स और जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो ये हम वहाँ पे लाएंगे वापस से। नोट करके कुछ बातें लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। थर्मोस्फेयर, आई थिंक आप में से काफ़ी लोग ये पॉइंट सोच भी रहे होंगे। थर्मोस्फेयर कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड, कैन ऑल्सो बी divided according to its composition, according to its composition। मतलब क्या है, there is there there is predominance, there is predominance of ions, predominance of ions in thermosphere। थर्मोस्फेयर में आयंस को पाए जाते हैं, hence it is also known as ionosphere। आयनोस्फेयर इसी का पार्ट है, काफी जगह आप लोग ये भी पाओगे आयनोस्फेयर। There is predominance of ions in thermosphere, hence it is also known as ionosphere। ionosphere, ionosphere की अगर बात करी जाए, ionosphere plays an important role, plays an important role in radio communication, in radio communications। इसमें भी लेयरिंग होती है, सबसे नीचे होती है डी लेयर, उसके बाद एफ लेयर, इसके बाद जी लेयर, जी लेयर, इसी में करके लिख लेना, ऐसे ही हो जाए तो बताना। कल पढ़ाएंगे अब हम आप लोगों को हीट बजट, आज का इनिशियल इतना काफी है। तो किताब से एटमॉस्फेयर वाला जो पोर्शन है जितना पढ़ाया है वो पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किताब से आराम से पढ़ सकते हो।
कल हम आपको लेक्चर देंगे हीट बजट पे। तो कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया एटमॉस्फेयर में सीखने को मिला। ठीक है, चलिए ठीक है, ऑल राइट, कल मिलते हैं। और किताब से आप लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ सकते हो आराम से। चलो, थैंक यू, बाय 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 बाय।